हेलो स्टूडेंट, मैं आपका टीक्यू सर और आप देख रहे हैं अपना चैनल केएस स्टडी टाइम। तो इस चैनल को लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले, शेयर कर ले और कोई सवाल पूछना है तो कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। जैसा कि हम अभी तक शेड्यूल पढ़ चुके हैं, आइए हम जानते हैं आर्टिकल के बारे में। इसमें 395 आर्टिकल हैं, मगर कुछ आर्टिकल ए बी सी के द्वारा बनाए गए हैं। आइए हम जानते हैं आर्टिकल के बारे में। आर्टिकल को 22 भागों में बांटा गया है। पहला भाग यानी पहला पार्ट में आर्टिकल 1 से 4 तक का उल्लेख है। आइए हम पढ़ते हैं आर्टिकल 1, जिसमें लिखा है इंडिया दैट इज भारत शाल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट, जिसे हमें यह पता चलता है कि भारत एक यूनियन है। मगर यूनियन के अलावा हमें कन्फेडरल और फेडरल के बारे में भी जानना जरूरी है। कन्फेडरल हम उसे कहते हैं जिसमें छोटा छोटा राज्य जुड़कर एक देश बनता है और किसी कारण अलग भी हो सकता है। फेडरल हम उसे कहते हैं जिसमें अलग अलग देश मिलकर एक देश बनता है और इस देश के अलग अलग देशों के अलग अलग झंडे और अलग कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं और इसमें देश जरूरत के वक्त अलग भी हो सकता है। जैसे कि अमेरिका, ये एक फेडरल देश है। इसके अलावा यूनियन टेरिटरी भी हैं, ये 8 हैं। आइए हम पढ़ते हैं आर्टिकल 2। इसमें संसद के पावर का उल्लेख है और आर्टिकल 2 के द्वारा कोई भी देश को भारत में मिला सकते हैं और इससे पहले प्रेसिडेंट को बताया जाता है एज ए रिस्पेक्ट। मगर इस मामले में प्रेसिडेंट कुछ नहीं बोलेंगे। जैसे कि 16 मई 1975 में सिक्किम को भारत से जोड़ दिया गया था और सिक्किम भारत के 22 राज्य बन गए थे। आइए हम पढ़ते हैं आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 में संसद के राज्य का उल्लेख है। जैसा कि संसद प्रेसिडेंट को सूचना देकर किसी भी राज्य को तोड़ और छोटा बड़ा कर सकता है। इसके अलावा संसद राज्य का नाम भी बदल सकता है और इसमें राज्य सरकार कुछ नहीं कर सकता। जैसे कि तेलंगाना बनाया गया आंध्र प्रदेश को तोड़कर और बिहार को तोड़कर झारखंड बनाया गया। आइए हम पढ़ते हैं आर्टिकल 4। आर्टिकल 4 में कहा गया है कि अगर संसद आर्टिकल 2 के तहत यानी कोई भी देश को मिलाने या आर्टिकल 3 के तहत यानी कोई भी देश को तोड़ने का काम करना चाहती है तो वो बगैर प्रेसिडेंट को सूचना दिए हुए कर सकती है और आर्टिकल 4 के अनुसार 50% के मत से काम कर सकते हैं। आर्टिकल 4 कोई भी काम 50% अगर मत उसके साथ काम के साथ मिला तो वो अपना काम कर सकती है। इसमें प्रेसिडेंट कोई भी रुकावट नहीं कर सकता। आर्टिकल 4 को हम कह सकते हैं कि ये आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 का सपोर्ट करता है। आज हम पढ़ने वाले हैं सिटीजनशिप और जो है इस चैप्टर को बड़ा ही आसान तरीका से समझाया जाएगा। आइए हम जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के उस आर्टिकल के बारे में जो सिटीजनशिप यानी नागरिकता के बारे में बताता है। ये कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 2 में है और इसमें आर्टिकल 5 से 11 तक का उल्लेख है। आइए हम पढ़ते हैं आर्टिकल 5, जिसमें सिटीजनशिप का उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 5 में 3 प्रकार का सिटीजनशिप के बारे में लिखा हुआ है। आइए हम जानते हैं। पहला, इसमें लिखा है जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 से पहले भारत में हुआ और उसे भारत का नागरिकता मिलेगा।
आर्टिकल 5 में दूसरा बात ये लिखा है, जो इंसान विदेश में रहता है और उसके माता पिता भारत में जन्मे थे उसे भी भारत का नागरिकता मिलेगा। आर्टिकल 5 के तीसरे बातों में ये लिखा है कि कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान लागू होने से पहले यानी 5 साल पहले जो भारत में रहता था उसे भारत का नागरिकता मिलेगा। इन आर्टिकल 6 में लिखा है, अगर कोई पाकिस्तान से भारत में रहने आ रहा है तब उन्हें परमिट यानी परमिशन लेना पड़ेगा और या 19 जुलाई 1948 में लागू हुआ था और परमिट लेने के 6 महीना बाद तक इंतजार करना पड़ेगा। ये बातें देश आजाद होने के वक्त की है। आइए हम पढ़ते हैं आर्टिकल 7। आर्टिकल 7 में लिखा है, जो भारत से पाकिस्तान गए और वह भारत वापस आना चाहते थे तब उनको भी नागरिकता मिलेगा। जो 1 मार्च 1947 से पहले पाकिस्तान गए थे मगर उनको वापस भारत आने के लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा और 6 महीना तक इंतजार करना होगा। आर्टिकल 7 ये देश आजादी के वक्त का एक इम्पोर्टेंस आर्टिकल है। आर्टिकल 8 में लिखा है, जो भारतीय विदेश में कार्य कर रहे हैं या किसी कारण विदेश में है और उनके बच्चे जो वहां जन्म लेते हैं उनके बच्चों को भी भारत का नागरिकता मिलेगा अगर उनके माता पिता भारतीय हैं तब। आर्टिकल 9 यानी आर्टिकल 9 में लिखा है, अगर कोई भारतीय विदेश जाकर वहां का नागरिकता लेता है तो उसका भारत का नागरिकता खत्म हो जाएगा। आर्टिकल 10 यानी आर्टिकल 10 में लिखा है, अगर कोई व्यक्ति पार्लियामेंट यानी संसद के विरोध में कोई कार्य करता है तब उसका भारत का नागरिकता खत्म हो जाएगा। आर्टिकल 11 यानी आर्टिकल 11 में लिखा है कि नागरिकता पर ध्यान पार्लियामेंट और होम मिनिस्टर देंगे और नागरिकता को अहमियत देते हुए नए नए नागरिकता को बनाएंगे। संसद में 1955 में कुछ नागरिकता पास किए गए थे मगर 1986 में उसमें कुछ सुधार किया गया और उसके बाद 1992 में फिर उसमें सुधार किया गया और उसके बाद 2003 और 2005 में उसमें सुधार किया गया। आपको पढ़ाएंगे फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट एक महत्वपूर्ण अधिकार है। ये कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में होता है और पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से 35 तक का उल्लेख है। फंडामेंटल राइट ये आदमी के अधिकार के बारे में बताता है और ये अधिकार ना गवर्नमेंट ना कोई इंसान समाप्त कर सकता है। फंडामेंटल राइट के आर्टिकल 12 से 35 के उल्लेख को मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया कहते हैं और फंडामेंटल राइट एक राष्ट्रीय यानी एक नेशनल एजेंडा है और फंडामेंटल राइट को यूएसए यानी अमेरिका से लिया गया था। ये अधिकार को कुछ वक्त के लिए समाप्त कर दिया जाता है जैसे कि इमरजेंसी के वक्त, मगर फंडामेंटल राइट को हमेशा के लिए समाप्त नहीं कर सकते हैं क्योंकि फंडामेंटल राइट के बगैर इंसान का जीवन शून्य है। फंडामेंटल राइट को 1931 में नेशनल कांग्रेस के द्वारा कराची सीजन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ए रेजोल्यूशन ऑफ फंडामेंटल राइट को अडॉप्ट कर लिए थे और फंडामेंटल राइट पहले 7 थे मगर कुछ कारणों के कारण इसे 6 कर दिया गया और इसका आर्टिकल 31 को जिसमें राइट ऑफ प्रॉपर्टी का उल्लेख है उसे डिलीट कर दिया गया। इसलिए आर्टिकल 31 को राइट टू प्रॉपर्टी को अंत में पढ़ा जाएगा। अब हम शुरू करते हैं 6 फंडामेंटल राइट के बारे में जानना। फंडामेंटल राइट
एक मानव अधिकार है। आइए हम जानते हैं फंडामेंटल राइट 1 के बारे में। फंडामेंटल राइट 1 जिसे राइट टू इक्वलिटी कहते हैं, इसमें आर्टिकल 14 से 18 तक का उल्लेख है। फंडामेंटल राइट 2 राइट टू फ्रीडम, इसमें आर्टिकल 19 से 22 तक का उल्लेख है। फंडामेंटल राइट 3 राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लोरेशन, इसमें आर्टिकल 23 से 24 तक का उल्लेख है। फंडामेंटल राइट 4 राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियस, इसमें आर्टिकल 25 से 28 तक का उल्लेख है। फंडामेंटल 5 कल्चर एंड एजुकेशन राइट, इसमें आर्टिकल 29 से 30 तक का उल्लेख है। फंडामेंटल राइट 6 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, इसमें आर्टिकल 32 का उल्लेख है। आइए हम जानते हैं राइट टू इक्वलिटी यानी आर्टिकल 14 से 18 के बारे में। आर्टिकल 14 यानी आर्टिकल 14 में लिखा है इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी कानून के सामने सब इंसान बराबर हैं। आर्टिकल 15 इसमें लिखा है कोई भी 6 प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकता है, जैसा कि जाति पे भेदभाव, धर्म के नाम पे भेदभाव, लिंग के नाम पे भेदभाव, वंश के नाम पे भेदभाव और जन्म स्थान के नाम पर भेदभाव। आर्टिकल 16 इसमें लिखा है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी सरकारी नौकरी पाने का सबको हक रहेगा। आर्टिकल 17 इसमें लिखा है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी छुआछूत नहीं माना जाएगा। आर्टिकल 18 इसमें लिखा है एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, यानी उपाधि का अंत कर दिया जाएगा, यानी अब कोई भी किसी प्रकार का उपाधि नहीं ले सकता, जैसे कि राजा महाराजा की उपाधि, और ये उपाधि ना अपने नाम के साथ लगा सकता है। राइट टू इक्वलिटी यही समाप्त होता है, यानी आर्टिकल 14 से 18 यही समाप्त होता है। आइए अब हम पढ़ते हैं राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम इसमें आर्टिकल 19 से 22 तक का उल्लेख है। आर्टिकल 19 इसमें लिखा है प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच, यानी इसमें कुछ फ्रीडम का उल्लेख है, और आर्टिकल 19 को कॉन्स्टिट्यूशन का रीड भी कहते हैं। आर्टिकल 20 इसमें लिखा है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ द कन्वेंशन फॉर द ऑफेंस, यानी जब कोई इंसान अपराधी घोषित हो जाए तब उसके लिए 3 प्रकार का वर्णन है, जैसे कि एक अपराध का एक बार ही सजा मिलता है, बी जो अपराध का सजा होगा वही सजा मिलेगा, और सी खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए जबरन नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 21 इसमें लिखा है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, यानी सब इंसान को जीवन जीने का अधिकार है। आप अपनी जान खुद नहीं ले सकते और न किसी दूसरे की जान को ले सकते हैं। आर्टिकल 21A इसमें शिक्षा का अधिकार का उल्लेख है। 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 2002 से 6 साल से 14 साल के बच्चों को फ्री में पढ़ाया जाएगा। आर्टिकल 22 इसमें लिखा है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केस, यानी अगर कोई शख्स किसी अपराध में पुलिस से पकड़ा जाए तो उसको हक है कि वह पुलिस से पूछ सकता है। इसमें यह पहला शर्त है।
और दूसरा शर्त यह है कि अगर पुलिस को किसी पे शक हो तो वो उसको गिरफ्तार कर सकता है और उसको कम से कम 3 महीने तक अरेस्ट रख सकता है। यहाँ राइट टू फ्रीडम यानी आर्टिकल 19 से 22 तक समाप्त होता है। अब हम पढ़ते हैं आर्टिकल 23 से 24 यानी राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। आर्टिकल 23 इसमें लिखा है प्रोहिबिटेशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग एंड द फोर्स लेबर यानी शोषण के विरोध का अधिकार, यानी किसी को कोई बंधुआ मजदूर नहीं बना सकता और ना जबरन कोई काम करा सकता है, मगर जब इमरजेंसी लग जाए तब गवर्नमेंट को हक है कि किसी से भी बिना मजदूरी दिए काम करा सकता है देश के हित में। आर्टिकल 24 इसमें लिखा है प्रोहिबिटेंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्री यानी 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों से काम नहीं करा सकते हैं और खासकर माइंड और हाजत फैक्ट्रियों में ये एक दंडनीय अपराध है, यानी इसमें कम से कम 2 साल की सजा और 50,000 जुर्माना लग सकता है। और राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन यही समाप्त होता है यानी आर्टिकल 23 से 24। अब हम पढ़ते हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियस यानी आर्टिकल 25 से 28 तक। आर्टिकल 25 इसमें लिखा है फ्रीडम ऑफ कंसेंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजियस यानी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। कोई भी व्यक्ति अपने धर्म का प्रचार कर सकता है, यानी आप हिजाब और सिंदूर का इस्तेमाल कर सकते हैं। आर्टिकल 26 इसमें लिखा है फ्री टू मैनेज रिलीजियस अफेयर यानी प्रत्येक व्यक्ति को अपने धार्मिक कार्य का स्वतंत्र है, यानी मस्जिद, मंदिर, चर्च, गुरुद्वारा जो चाहे वो अपने धर्म के अनुसार बना सकते हैं। आर्टिकल 27 इसमें लिखा है फ्रीडम एज द पेमेंट ऑफ द टैक्सेस फ्रॉम द प्रमोशन ऑफ एनी पार्टिकुलर रिलीजियस यानी कोई भी धार्मिक इनकम हो उस पर कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा। आर्टिकल 28 में लिखा है फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट द रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशन इंस्टीट्यूट यानी सरकारी खर्चे पर धर्म का प्रचार नहीं होगा, जैसे कि स्कूल में कोई धार्मिक शिक्षा या धर्म का प्रचार नहीं होगा। इसके अलावा आर्टिकल 28 में 4 प्रकार का एजुकेशन इंस्टीट्यूट का उल्लेख है। और राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन यही समाप्त होता है यानी आर्टिकल 25 से 28। आइए हम पढ़ते हैं कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। ये आर्टिकल 29 और 30 में उल्लेख है। आर्टिकल 29 इसमें लिखा है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट माइनॉरिटीज यानी भारत में जहां पर भी कम धर्म के लोग हैं वहां पर सरकार कल्चर, लैंग्वेज, रिलीजियस को बचाने में कार्य करेगा। आर्टिकल 30 इसमें लिखा है राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट यानी जहां एक धर्म के कम इंसान है वहां वो लोग अपना रिलीजियस एजुकेशन प्राप्त करने के लिए अपना इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं, जैसे कि मदरसा, विद्यालय इत्यादि। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट यानी आर्टिकल 29 और 30 यही समाप्त होता है। आर्टिकल 32 यानी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेड्स यानी आर्टिकल 32 को कॉन्स्टिट्यूशन का सोल एंड हार्ट कहते हैं जो भीमराव अंबेडकर ने कहा था, और आर्टिकल 32 को रेमेड्स भी कहते हैं। इसके अलावा आर्टिकल 32 सभी फंडामेंटल राइट को बचाए और बनाए रखता है। आर्टिकल 32 के द्वारा डायरेक्ट हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं।
अपने अधिकार के लिए। आर्टिकल 32 का एक महत्वपूर्ण भाग फॉर्म ऑफ राइट्स है, जिसके 5 महत्वपूर्ण कार्य हैं। जैसा कि अब तक हम फंडामेंटल राइट पढ़ चुके हैं, आज हम पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट के आर्टिकल 32 के बारे में, यानी फॉर्म ऑफ राइट्स के बारे में। आर्टिकल 32 फॉर्म ऑफ राइट्स ये कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में आता है और ये फंडामेंटल राइट का एक महत्वपूर्ण भाग है। राइट्स के 5 महत्वपूर्ण अंग हैं, जैसे कि 1 नंबर हॉबियस कॉर्पस, 2 नंबर प्रोहिबिटेशन, 3 नंबर मैंडोमस, 4 नंबर सिटेरियर और 5 नंबर क्यू वारंटो। आर्टिकल 32 में कहा गया है कि अगर हमारे किसी भी फंडामेंटल राइट का अधिकार नहीं मिलता है, तब हम सुप्रीम कोर्ट तक अपने फंडामेंटल राइट के लिए जा सकते हैं। उन 6 फंडामेंटल राइट के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से 35 में मिलता है, और सुप्रीम कोर्ट भी आर्टिकल 32 के द्वारा रिट पिटीशन पर ध्यान देते हुए एक रिट्स इशू करता है। रिट्स मतलब के यानी ये एक प्रकार का ऑर्डर होता है, यानी हम कह सकते हैं कि आर्टिकल 32 हमारे फंडामेंटल राइट का सुरक्षा करता है और हमारे अधिकार को बनाए रखता है, क्योंकि बगैर फंडामेंटल राइट के मानव का जीवन शून्य के समान है। अब हम पढ़ते हैं आर्टिकल 32 के 5 महत्वपूर्ण भागों के बारे में। हॉबियस कॉर्पस ये एक लैटिन टर्म है, यानी लैटिन वर्ड है, जिसका मतलब टू हैव द बॉडी ऑफ होता है। ये मानव के लिबर्टी को बचाए रखता है, और हॉबियस कॉर्पस का मतलब हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जब किसी भी इंसान को कोई जुर्म में पुलिस के द्वारा पकड़ा जाए और फिर उसे 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश ना किया जाए तो यह इल्लीगल कहलाएगा। तब हॉबियस कॉर्पस के राइट्स के द्वारा उसे 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने लाए जाने वाले अधिकार को हॉबियस कॉर्पस कहते हैं। मैंडोमस का मतलब टू डू योर जॉब, यानी पब्लिक ऑफिसर अपना काम करे। एग्जाम्पल में हम कह सकते हैं, अगर कोई इंसान थाने में जाकर अपना कोई रिपोर्ट लिखाना चाहता है और वहाँ रिपोर्ट नहीं लिखा जा रहा है, या कोई और ऑफिशियल काम हो और वहाँ के कर्मचारी घूस मांग रहे हैं, या कोई ऑफिशियल कर्मचारी अपना सही से काम नहीं कर रहे हैं, तब आप सुप्रीम कोर्ट में रिट्स पिटीशन डाल सकते हैं, जिसमें कोर्ट इन सभी को सही से कार्य करने का आदेश देगा और आर्टिकल 19 की रक्षा करेगा, जिसमें आप अपने पसंद का कार्य कर सकते हैं। मगर इसमें कुछ अहम बातों को ध्यान में रखा जाए, जैसे कि आप मैंडोमस रिट्स पिटीशन को स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं डाल सकते। इसके अलावा और भी कुछ काम है और कर्मचारी हैं जिसके खिलाफ आप रिट पिटीशन नहीं डाल सकते हैं। प्रोहिबिटेशन का मतलब टू फॉरबिड होता है। एग्जाम्पल में हम कह सकते हैं, जब लोअर कोर्ट अपने लिमिट के बाहर जाए, यानी एक ही फैसले को बार बार सुनाए और फिर उस केस को रीओपन किया जाए, तब सुप्रीम कोर्ट नोटिस के द्वारा लोअर कोर्ट को रोकेगा, यानी सुप्रीम कोर्ट प्रोहिबिटेशन रिट्स जारी कर देगी और उसे सावधान करेगी। सिटेरियर का मतलब प्रोड्यूस द सर्टिफिकेट होता है, यानी एग्जाम्पल में हम कह सकते हैं, अगर कोई फैसला हाई कोर्ट सुनाता है या फैसला सुनाने वाला हो और यह हाई कोर्ट में बहुत ज़्यादा केस हो और उसे
थोड़ा वक्त ज़्यादा लगता हो तब इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में स्टेरियर रिट्स लगा सकता है और कोई भी अपर कोर्ट लोअर कोर्ट के केस को अपने अंडर ले सकता है स्टेरियर लगाकर। इसे ही स्टेरियर कहते हैं। क्यू वारंटो का मतलब इंक्वायरी इनटू द लीगलिटी ऑफ क्लेम ऑफ ए पर्सन टू ए पब्लिक ऑफिस होता है। यानी हम एग्जाम्पल में समझते हैं, अगर कोई इंसान पब्लिक ऑफिसर बना है, कोई घूस लेकर या किसी तरह के पोस्ट पर है जिसका आयु 60 तक आखिरी है, यानी एज लिमिट 60 वर्ष तक कहा गया है, मगर वह 62 वर्ष के आयु होने के बाद भी किसी खास कारणों से उस पद पर कार्य कर रहा है, तब रिट्स पिटीशन के द्वारा सुप्रीम कोर्ट इस पर सवाल पूछ सकता है और इस सवाल के कार्य को ही क्यू वारंटो कहते हैं। और आर्टिकल 32 यहीं समाप्त होता है। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी। डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी का वर्णन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 के आर्टिकल 36 से 51 तक में उल्लेख है, जिसमें राज्य यानी स्टेट के एम्स के बारे में बताया गया है। डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी को गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है और इस अधिकार के कारण हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। और डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी के आइडिया को आयरलैंड से लिया गया है, जो स्पेन के कॉन्स्टिट्यूशन से लाया गया था। डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी ये समाज के कल्याण का उल्लेख करता है, यानी हम कह सकते हैं कि डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी एक आदर्श है और जो राज्य इसके आदर्श पर चलता है वह एक शक्तिशाली और अच्छा राज्य बनता है। इसमें कुछ बातें गांधी जी के सिद्धांत पर बनाए गए हैं, जिसे हम गांधीयन प्रिंसिपल कहते हैं। और डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी को हम डीपीएसपी भी कहते हैं। डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी को भीमराव अंबेडकर ने नोवेल फ्यूचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। इसके अलावा डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी को सिस्टर ऑफ पार्ट्स ऑफ फंडामेंटल राइट भी कहा गया है। इसमें यूनिक ब्लेंड ऑफ सोशलिस्टिक, लिबरल, डेमोक्रेटिक और गांधीयन उद्देश्य है। ये एक इंस्ट्रक्शन है, जबरन कानून नहीं है। आइए हम पढ़ते हैं डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी के सोशलिस्टिक के बारे में। ये पूरे रूप से आइडियोलॉजी ऑफ सोशलिज्म है और ये अपना कार्य डेमोक्रेटिक सोशलिस्टिक के ऑब्जेक्टिव से करता है, यानी ये राज्य को सोशल, इकोनॉमिक, जस्टिस, वेलफेयर बनाता है। गांधीयन प्रिंसिपल यानी डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी का कुछ सिद्धांत गांधीयन आइडियोलॉजी पर निर्भर है, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल का उल्लेख है। लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल, यानी हम बोल सकते हैं कि डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी का कुछ कैटेगरी यानी कुछ भागों में आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म का महत्वपूर्ण भाग पाया जाता है और कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल भी इसमें पाए जाते हैं। डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी को के.टी. साहना ने एक बैंक चेक कहा है और भीमराव अंबेडकर ने इसे 2 भागों में बांट दिया। अब हम पढ़ते हैं आर्टिकल 36 से 51 के बारे में। आर्टिकल 36 इसमें लिखा है डिफिनेशन ऑफ स्टेट के बारे में, यानी राज्य का उल्लेख आर्टिकल 36 में है, जिसमें राज्य अपने समाज और जनता को सब सुविधा देने का कोशिश करता है। आर्टिकल 37 इसमें गवर्नमेंट यानी राज्य सरकार जो पब्लिक को सुविधा देती है
उसके बारे में बताया गया है। और अगर राज्य सरकार इन सुविधा को बंद कर दे तब हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। एग्जाम्पल में हम कह सकते हैं, अगर राज्य सरकार किसी भी तरह के पेंशन को बंद कर दे तब हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी है, ये एक फंडामेंटल राइट नहीं है। आर्टिकल 38, इसमें समाज और पब्लिक कल्याण का उल्लेख है, यानी हम कह सकते हैं कि इसमें पब्लिक के सिक्योर, प्रोटेक्ट, सोशल और पब्लिक के वेलफेयर के बारे में बताया गया है। और राज्य ये सब अपने समाज में कार्य करना चाहता है और इन सब को अपने समाज में लाना चाहता है। आर्टिकल 39, इसमें लिखा है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, यानी कोई भी कार्य हो जो औरत और मर्द समान काम करते हैं तो दोनों को समान पैसा मिलेगा, यानी मंथली मिलेगा। एग्जाम्पल में हम कह सकते हैं, अगर टीचर मर्द और औरत हैं तब दोनों को एक समान मंथली मिलेगा, पर ये प्राइवेट सेक्टर में बहुत कम पाया जाता है। ये कार्य अधिकतर सरकारी कामों में पाया जाता है। आर्टिकल 39A, इसमें लिखा है कि आप किसी भी तरह के कानूनी सहायता ले सकते हैं, वह भी फ्री में। आर्टिकल 40, इसमें लिखा है विलेज पंचायत के बारे में, यानी गांव ग्राम में पंचायत हो। और इसके सपोर्ट में महात्मा गांधी थे, मगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके सपोर्ट में नहीं थे। आर्टिकल 41, इसमें लिखा है सरकार की सहायता के बारे में, यानी सरकार कुछ कंडीशन पर कुछ लोगों की सहायता करेगा। एग्जाम्पल में हम कह सकते हैं, जैसे अपाहिज को हैंडीकैप पैसा देगा, गरीब को राशन, और भी इसमें बहुत सी सरकारी मदद का उल्लेख है। आर्टिकल 42, इसमें मैटरनिटी रिलीफ का उल्लेख है, यानी कोई महिला जो प्रेग्नेंट हो उसे सरकार के तरफ से डिलीवरी होने से 3 महीने पहले और डिलीवरी होने के 3 महीने बाद तक छुट्टी मिलेगी, मगर ये सिर्फ 2 बच्चों तक ही सुविधा मिलेगा और उसका मंथली इनकम जो रहेगा उसको बंद नहीं किया जाएगा। ये सुविधा सरकारी सेक्टर में पाया जाता है। आर्टिकल 43, इसमें लिविंग वेजेस, यानी इसमें सैलरी के बारे में लिखा गया है कि हर आदमी को इतना सैलरी दिया जाए जिससे उसका जीवन जीने में आसान हो और एक अच्छा जिंदगी वह बिता सके। आर्टिकल 43A, इसमें लेबर को अपने काम के द्वारा अपने मालिक को एडवाइस देने का हक है। आर्टिकल 40A इसी बात का उल्लेख भी करता है। आर्टिकल 44, इसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बताया गया है, यानी इसमें कोई धार्मिक कानून नहीं चलाया जाएगा और इसमें विभिन्न प्रकार के कानून बनाए गए हैं, जैसे कि मैरिज लॉ, चाइल्ड एडॉप्ट लॉ, प्रॉपर्टी लॉ इत्यादि, मगर यूनिफॉर्म सिविल कोड केवल गोवा में पाया जाता है। आर्टिकल 45, इसमें लिखा है हर बच्चे को फ्री एजुकेशन दिया जाए, यानी 6 साल से 14 साल के बच्चे को मुफ्त में शिक्षा दिया जाएगा और ये 86 अमेंडमेंट के द्वारा 2002 में कंपलसरी कर दिया गया। ये एक महत्वपूर्ण आर्टिकल है जिसमें मुफ्त में शिक्षा प्राप्त देने का ऑर्डर दिया गया है और इस आर्टिकल को आर्टिकल 21 में डाल दिया गया, जिसे हम फंडामेंटल राइट में पढ़ते हैं। और इसके अलावा जो बच्चा 6 वर्ष से कम आयु का है, सरकार उसके हेल्थ पर ध्यान देता है, यानी मुफ्त में विभिन्न प्रकार के टीके दिलाए जाते हैं। आर्टिकल 46, इसमें लिखा है
शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में यानी SC ST के विशेष चर्चा है, यानी इनको हर क्षेत्र में सुविधा दिया जाएगा। आर्टिकल 47 इसमें पब्लिक के हेल्थ पर ध्यान दिया गया है और इसमें सरकार न्यूट्रिशन वाला खाना देता है, जैसे कि राशन कार्ड पर अनाज और बच्चों को मिड डे के द्वारा। इसके अलावा सरकार नशा बंद और शराब पर बंदी लगा सकती है। आर्टिकल 48 इसमें कल्चर और एनिमल हस्बेंड्री के बारे में लिखा है, यानी सरकार कृषि पर कम टैक्स लेकर इसे बढ़ावा देगी और दूध देने वाली जानवरों को ध्यान देगी। इन जानवरों के मारने पर रोक लगाया जाएगा। आर्टिकल 49 इसमें नेशनल प्रॉपर्टी को बचाने के बारे में कहा गया है, यानी हम पब्लिक को अपने नेशनल प्रॉपर्टी को बचाना चाहिए। नेशनल प्रॉपर्टी को बचाने का काम पब्लिक, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट का भी है। यह प्रॉपर्टी यानी सब लोगों को नेशनल प्रॉपर्टी को बचाने का कार्य लाजिम है, जैसे कि ताजमहल, कुतुब मीनार, अशोका पिलर, लाल किला इत्यादि। आर्टिकल 50 इसमें जुडिशरी एग्जीक्यूटिव उल्लेख है, यानी हम कह सकते हैं कि एग्जीक्यूटिव को जुडिशरी से अलग करने का उल्लेख है आर्टिकल 50 में। आर्टिकल 51 इसमें इंटरनेशनल विवादों को सुलझाने का उल्लेख है, यानी कोई भी अंतर्राष्ट्रीय विवाद हो उसे शांतिपूर्वक सुलझाया जाए। और भारत को 51 अमेंडमेंट के द्वारा यूएनओ का मेंबर घोषित कर दिया गया था। भारत आज भी कोई भी अंतर्राष्ट्रीय विवाद हो उसे शांतिपूर्वक सुलझाने की कोशिश करता है और आज भी भारत शांतिपूर्वक बनाए रखने की कोशिश करता है जो भी विवाद हो। डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी यानी आर्टिकल 36 से 51 यही समाप्त होता है। आइए हम जानते हैं कि कौन आर्टिकल को किस साल में जोड़ा गया, यानी 42 अमेंडमेंट के द्वारा 1976 में आर्टिकल 49A, आर्टिकल 49F, आर्टिकल 43A, आर्टिकल 48A को जोड़ा गया और 44 अमेंडमेंट के द्वारा 1978 में आर्टिकल 38A को जोड़ा गया। 97 अमेंडमेंट के द्वारा 2011 में आर्टिकल 43B को जोड़ा गया। ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।